हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फ्री में पीडीएफ चाहिए तो बहुत सारे लोगों को फ्री में पीडीएफ दिया जा चुका है। आपको भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं, जिसका ये नंबर है 8795707278। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे अपना नाम बता के, और आपको अगर जो आरपीएफ कांस्टेबल या आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप यहाँ पे हाई करके अपना नाम बता सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सुविधाएं हैं कुछ आपके लिए। इसके साथ साथ वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ गया है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान की बात करेंगे तो ये एक चीनी यात्री है, याद रखिएगा, ये एक चीनी यात्री था। और ये जो है ये भारत के उस समय गुप्त काल के राजा हुए, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो काफ़ी फेमस भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही महान शासक भी थे गुप्त वंश में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, जो सबसे पहला चीनी यात्री है जो भारत की यात्रा पे आया था। इसके बाद वेनसांग आया था, जो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में देखने को मिलता है, जो दूसरा कई वर्षों तक यहाँ पे रह के इसने बौद्ध शिक्षा को ग्रहण किया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी की बात करेंगे तो 1750 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता को माना जाता है और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक रही है। तो हड़प्पावासी की बात कर लेंगे तो एक कपास के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे आते हैं। तो हड़प्पावासी की बात कर लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा, देखिए, विश्व में अगर जो कपास की खोज की गई है तो भारत के हड़प्पावासियों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो जो हड़प्पावासी थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखिए, जो दर्शन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना चाहिए। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे साथियों इस क्वेश्चन में, वो महर्षि जैमिनी को कहा गया है। महर्षि जो जैमिनी है ये मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो भारत में आप देखेंगे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनवाया किसने है, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। और अब आपका है कौन सा, तो ये आपका सांची का स्तूप है। सांची की स्तूप के बारे में बात कर लेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। और इसको बनवाया किसने था, अशोक। अशोक की बात करेंगे तो ये आपके मौर्य सम्राट थे। ठीक है, तीसरे मौर्य वंश के तीसरे राजा थे ये, और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कब, 261 ईसा पूर्व में हुई थी कलिंग की लड़ाई, और इसी के बाद से इन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उपगुप्त, इनको जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उसका नाम था उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। कब, 261 ईसा पूर्व में, जब युद्ध समाप्त हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें नरसंहार हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। तो इसको देख के अशोक ने कभी न तलवार उठाने की कसम खाई थी और अपने राज्य में बहुत सारे बिना तलवार उठाए ही विकास के कार्य को किया। लेकिन बहुत ही खतरनाक रवैया, किसी का हिम्मत नहीं था कि तलवार नहीं उठा रहा है तो जाके हमला कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील में आप देखेंगे तो चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा निर्मित झील पूछ रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव के द्वारा निर्मित झील कौन सी हो जाएगी, तो आपका गोविंद सागर झील हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर झील। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 35 वर्ष होती है। कितना, 35 वर्ष। ठीक है, देखिए, 35 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इससे कम के भैया क्या है, राष्ट्रपति पद के योग नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है साथियों वो आपकी 35 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपके किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात कर लेंगे तो ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पे, असम राज्य में। ठीक है, असम की बात कर लेंगे तो असम की राजधानी कहाँ पे है आपका, दिसपुर। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इसमें आपका एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ठीक, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा
कि भरतनाट्यम आपके किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम ये देखिए क्लासिकल डांस है आपका, ठीक है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा नहीं है, 8-9 तो हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में जो भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु में फेमस है। कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में। तो यहाँ पे आपका जो डी होगा ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु स्टेट में फेमस है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की बात कर लेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कुचिपुड़ी है साथियों ये आपके आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं की मकबरा की बात कर लेंगे तो ये आपके कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके दिल्ली में। हुमायूं की बात करेंगे तो ये आपके जो बाबर है, ठीक है, बाबर का लड़का था हुमायूं जो कि मुगल वंश से संबंधित है। और हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर, याद रखिएगा। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो आपके भारत की आज़ादी में अहम योगदान भी दिया था इन्होंने। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो माना दर्रा की अगर जो हम बात करेंगे तो माना दर्रा हो जाएगा आपके उत्तराखंड में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि माना दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो शानदार दूरियों का जो शहर है इसके नाम से क्या जाना जाता है। तो इसके नाम से जाना जाता है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। तो साइमन कमीशन की बात कर लेंगे तो ये आए थे आपके लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार यानी कि राइट्स है वो किसके पास है। तो इनमें से आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र को अगर जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो ये राइट्स आपको मिलते हैं भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति होते हैं इनके पास। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो राइट्स यानी कि अधिकार है ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है। आगे के क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है इसको कहा जाता है बग। ठीक है, अगर जो आप बग कह रहे हैं कंप्यूटर की भाषा में तो ये कंप्यूटर का जो आंकड़ा है यानी कि उसमें अशुद्धि पाई गई है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन इसका अगर जो हम मुख्यालय देखेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा रोम में, इटली के रोम में। ठीक है, तो रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का काफ़ी विरोध किया गया। ठीक है, काला कानून भी इसको कहा गया। 1919 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। बिना दलील का कानून भी इसको कहा जाता है क्योंकि बिना कोर्ट कचहरी के ही किसी को भी उस समय गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया भारत में, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो था वो शेरशाह सूरी विजय हुआ 1539 में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो जो मछलियों के लीवर में फैट होता है उसमें प्रचुरता होती है विटामिन डी की। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों किसान दिवस की बात करेंगे तो 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये की गई थी 1915 में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है। तो जो रॉटरडैम है ये स्थित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो ये थे आपके तुलु राजवंश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली इसमें से कौन सी नदी हो जाएगी? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुष्क सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल किससे बना होता है? तो शुष्क सेल बैटरी का जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है साथियों, ये जिंक का बना होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। रेंगमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये आपके नागालैंड का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया की बात करेंगे तो ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, ठीक है, आर्किटेक्चर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की बात कर लेंगे तो 1991 में इसकी शुरुआत होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ।